देखो एक चीज देखो, हम लोग क्या देखे थे, ये हम लोग का क्या है, कुछ भी नहीं है, यहां से बनेगा भी। ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ऐसे कर दो, ये हम लोग का क्या है, ध्रुव है ना। और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग का क्या होता था, फोकस होता था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मानते थे, ध्रुव तक का आर मानते थे, है ना। और फोकस से यहां तक का, पहले बता चुका हूं, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या का मानते थे, फोकस दूरी। तो देखो इतना कितना है, एफ है, तो इतना भी कितना होगा, एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि सी और पी के बीच में कौन है, एफ है। तो बीचों बीच एफ है, तो जितना इतना होगा उतना इतना होगा, समझे। तो एफ और एफ कितना हो गया, 2f। तो आर जो है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात आर बराबर कितना होगा, 2f। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के, ऐसे लिख सकते हो, ये दो गुणित क्या होगा, फोकस दूरी, है ना। मतलब आर बराबर 2f। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के क्या होती है, बराबर होती है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एफ का मान निकालोगे तो एफ का मान तो आर बटे कितना हो जाएगा, 2। इधर पक्षांतर करोगे तो हम लोग इसी को एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, समझे। एक ऐसे लिख सकते हो, वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। एक लिख सकते हो, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, चलो इसको नोट करो। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध लिख लो। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी, टूरी नहीं है, दूरी में संबंध, खिक गहरा संबंध है एकदम। चलो हो गया। अब प्रश्न कैसे पूछेगा देखो, जबरदस्त झमाझम तरीके से पूछता है प्रश्न, है ना। चल रहा है, चलो प्रश्न कैसे पूछेगा देखो, तीन टाइप से पूछेगा। गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो गोलीय दर्पण हम लोग के पास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। या वो स्पष्ट पूछ देगा कि अवतल दर्पण के लिए यूएफ में संबंध स्थापित कीजिए, या ऐसे बोल देगा सिद्ध कीजिए। इसी में एक और प्रश्न ऐसे घुसा देता है, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, गोली दर्पण के लिए ऐसा होता है। और अगर बात करें लेंस में, तो लेंस में यहीं पर हम लोग का क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो हम लोग गोली दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। अगर प्रश्न में पूछता है गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए, तो तुम लोग चाहो तो उत्तल लेके बना सकते हो, चाहो तो अवतल लेके बना सकते हो। बुक में थोड़ा सा हार्ड दिया है, मैं उसको सरल करके बना देता हूं। ठीक, अब देखो हम लोग पहले देखेंगे किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हम लोग यूवीएफ में संबंध या सिद्ध करना है कि ये, ठीक, किसके लिए, किसके लिए, वो अवतल दर्पण के लिए, है ना। इससे पहले तुम लोग को वो नहीं बताया हूं क्या ना, दूरी कैसे कैसे मानते हैं। अच्छा दूरी नहीं बताया हूं, तो चलो उसी को पहले देख लो, एक साइड में लिख लेना, है ना। देखो किसको क्या मानना है, पहला दर्पण से वस्तु की दूरी को, दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। और वस्तु हमेशा किधर रखाता है, बाएं भाग में, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना। वो प्लस माइनस तो तुम लोग जान रहे हो। और अगर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या मानते हैं, बी। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण को जो वस्तु रखेंगे उसको ओ मानेंगे, ऑब्जेक्ट। और जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, इमेजिनरी, इसको हम लोग क्या मानते हैं, बी, दूरी को भी मानते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। और है इसमें
है ना। वस्तु की लंबाई, या इसको अलग से लिखवा दे रहा हूं, रुको, इसी को, इसको ऐसे मत करो, अलग लिखवा दे रहा हूं। तीसरा, वस्तु की लंबाई को ओ मानते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मानते हैं? आई मानते हैं। हो गया इतना चीज। और किसी भी दर्पण की फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? पांचवा, दर्पण की जो फोकस दूरी रहती है, फोकस दूरी, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से लिखते हैं। ठीक। और जो भी दूरी मापी जाती है वो कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है ना। जो भी दूरी मापोगे, छठवां, जो भी दूरी मापना है वस्तु या प्रतिबिंब का, मापना है, उसे कहां से मापते हैं? पी से मापते हैं। तो इसको नोट पॉइंट में पहले इसी को लिखो, है ना, उसके बाद फिर हम लोग इधर जाएंगे। पहले नोट पॉइंट में इसको लिखो। ठीक, चलो लिखो। मान लो अवतल दर्पण है, आराम से समझना, समझ चुके हो फिर समझो। मान लो अवतल दर्पण है और ये उसका क्या है? मुख्य अक्ष है। यहां पर हम लोग का क्या होगा? पी होगा, जिसको ध्रुव कहते हैं। यहां पर हम लोग मान लेते हैं क्या है? ये सी है। और वक्रता त्रिज्या सी, और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र। त्रिज्या बोला, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहीं पर फोकस स्थित होता है। मान लो पी से यू दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखा है। इसको हम लोग क्या ले लेंगे? माइनस, क्योंकि किस साइड रख रहे हैं? पहले का बता चुका हूं, जो भी बायां साइड रखोगे वो माइनस आएगा सीधा, है ना। ओ से एक किरण निकलती है। अब किसके घर की है मेरे को नहीं पता। ओ से एक किरण निकलती है जो दर्पण के यहां पर एम एम बिंदु से टकराती है, और एम बिंदु से टकराकर उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस से होकर क्या हो जाती है? गुजर जाती है, जिसका प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या मान लेके चलेंगे? आई। यहीं पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है ना। अब समझो, हम लोग क्या करेंगे? एम और सी को मिला देंगे। देखो, एम और सी को हम लोग क्या करेंगे? अरे, मिला तो नहीं है वो। एम और सी को हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। अब एम और सी को मिलाएंगे तो देखो, आपतित किरण और ये एम सी अभिलंब बनेगा इसका। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच बना कोण हम लोग का क्या होगा? आई। आई आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच बना कोण कितना होगा? आर होगा। आई और क्या हो गया? आर। अब आंख बंद करके इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा, और इसको मान लेते हैं हम लोग गामा। ठीक। सी क्या है हम लोग का? वक्रता केंद्र है। सी से पी तक की दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा? ध्रुव, सॉरी, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आर से। और चूंकि बाएं साइड रखा है तो एक ऐसा हो जाएगा माइनस में। आई क्या है? प्रतिबिंब है, और लिखवाया था ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? बी। और ये भी किसमें होगा? माइनस में। ठीक, समझे इतना? ये चित्र है, इस चित्र को बनाओ, या अवतल दर्पण के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छुट्टी देना। चलो लिखो आगे, बोलते जा रहा हूं। माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, अरे कहे के बातें वे नहीं। माना एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है। हो गया, पूर्ण विराम करो, फिर उसी में लिखो वक्रता त्रिज्या क्या है? आर है। ये वक्रता त्रिज्या छोटा है, आर है। हो गया। माना, पूर्ण विराम करने के बाद लिखना, माना दर्पण में ध्रुव पी से, दर्पण में ध्रुव पी से क्या लिखे हो? दर्प
हाँ, दर्पण में ध्रुव P से यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। एक नहीं नहीं यू लेना, यहां पर लिखने के टाइम हम लोग माइनस दिखाते हैं, बाकी जो माना फलाना है उसमें प्लस ही चलेगा। यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है ना, एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब, पूर्ण विराम करके लिख सकते हो, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से V दूरी पर बनता है। F को थोड़ा सा उधर खिसका देना, आगे फोकस पर हम लोग नहीं बनाएंगे, है ना, थोड़ा सा खिसका देना, बस एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, है ना। क्यों बताऊं, क्योंकि जो सीधा जाता है वो फोकस से गुजरता है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो F को थोड़ा सा यहां कर लो ना, ये जो माने हो इसको आई रहने दो, F को मिटा के यहां रख दो, ऐसे करके देखो, छोटा सा है बस, यहां पर को हटा के F कर दो बस। ये जो डॉट है वो तो आई रहेगा ही, F के लिए अलग डॉट ले लो बस, थोड़ा सा सुधार लो बस, अभी सुधारोगे तो जिंदगी सुधर जाएगा, है ना। वो नहीं सुधरेगा जो तू बोल रही हो, है नहीं तो कहां सुधरेगा। हो गया, क्या लिखे, मुख्य अक्ष में P से V दूरी पर क्या होता है, बनता है ना। अब उसी में मानेंगे अल्फा बीटा गामा क्या क्या को माने हैं, तो माना हम लोग लिख देते हैं, माना कोण MOC बराबर अल्फा, अल्प विराम, कोण MCI बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, बीटा, व कोण MIC बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, MIP है, MOC अल्फा, MCI बीटा और कोण MIP गामा है, बस इतना लिख दो। उसके बाद सीधा सीधा हम लोग चालू करेंगे, अब सीधा कैलकुलेशन है इसको, हो गए। अब देखो हम लोग को इसमें क्या करना है, ट्रिक याद रखो क्या क्या है। पहले तो हमको आई का मान निकालना है व आर का मान निकालना है ना। समझो ट्रिक क्या है, पहले उसको आई व आर का मान निकालना है किससे, कक्षा 10वीं के बहिष्कोण प्रमेय से, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, आई व आर को बराबर कर देना है ना। आई बराबर क्या करना है, आर, क्योंकि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है ना। तीसरा हमको क्या करना है, कोण बराबर सूत्र लाना है चाप बटे त्रिज्या, और चौथा यदि जरूरत पड़ा तो आर का मान कितना रखेंगे, 2f। ये चार चीजें करना है, इस चार चीजों से पूरा निकल जाएगा। अब बस याद रखो एमओसी नहीं एमओसी, है ना, याद रखो त्रिभुज एमओसी लेंगे और एमआईसी लेंगे, है ना, काकरोमोसी मत लिया, एमओसी एमआईसी लेंगे, ठीक। ये चारों चीज करना है, इसमें भी करना है उसमें भी करना है, ठीक। उससे हम लोग का आ जाएगा। मिटाओ इसको, हाँ तो उसने कहा ना मिटाइए प्रभु इसे करके, यहां पर को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि इतना का जरूरत नहीं है हमको। अब देखो हम लोग सीधा हल करते हैं। देखो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज एमओसी में, त्रिभुज एमओसी में क्या होगा, बीटा जो है वो अल्फा और आई के क्या होगा, योग के बराबर होगा। मतलब बीटा जो होगा वो अल्फा प्लस किसके होगा, आई के बराबर होगा। कहां से, बहिष्कोण प्रमेय से, क्योंकि कक्षा 10 में बहिष्कोण पढ़े हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो यहां पर जो कोण बनेगा वो इन दो कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। 9वीं में है, हाँ, ए बराबर बी प्लस किसका, सी का, 9वीं में है ना, जहां पर हम लोग का क्या है नहीं वो जेट का आकृति बनता है ना, एकांतर कोण वगैरह, है ना, एकांतर कोण संगत कोण है ना, वहीं पर है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, मान लो इधर का बढ़ा दिए, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा अंदर के, तो ए बराबर बी प्लस सी। तो वैसे यहां पर भी होगा। देखो यहां पर अगर त्रिभुज लेते हैं, देखो ये वाला त्रिभुज लेते हो, ये वाला एमओसी वाला एमओसी वाला, तो यहां पर हम लोग का अल्फा है, यहां पर आई है, और इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां पर क्या है, बीटा है। तो बीटा का जो मान होगा ये यहां पर को छोड़कर इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, अल्फा प्लस किसके,
आई के, है ना। तो हमको क्या चीज चाहिए, आई का मान चाहिए। तो आई को रखो, तो आई को रखोगे तो ये इधर आएगा, तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार एमओसी निकल गया। इसी प्रकार त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में देखो, एम आई सी में, तो त्रिभुज एम आई सी में हम लोग का गामा जो है वो बीटा प्लस आर के क्या होगा, बराबर होगा। गामा जो है किसके होगा, बीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो हम लोग का जो गामा होगा वो बीटा प्लस आर के क्या होगा, बराबर होगा। कहां से इसको दे देना, बहिष्कोट प्रमेय से। बहिष्कोट प्रमेय से ला रहे हैं, ठीक। और ये भी कहां से आ गया, सेम बहिष्कोट प्रमेय से। हमको आर का मान चाहिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, बीटा माइनस, ये सॉरी, आर का मान चाहिए तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे गामा माइनस बीटा, इसको मानते हैं समीकरण 2। और परावर्तन के नियम से हम लोग क्या देखे हैं, आई बराबर होता है किसके, आर के, है ना। अब परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ परावर्तन क्या कहता है, हम लोग का जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब देखो आई बराबर किसके होगा, आर के। आई का मान कितना है, बीटा माइनस अल्फा। आर कितना है, गामा माइनस बीटा। ले आओ, ये बीटा इधर आएगा तो बीटा बीटा, बीटा प्लस बीटा। और ये हम लोग का गामा है, अल्फा माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस अल्फा। बीटा बीटा टू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। जमा के लिखोगे तो जमा के लिख दो, नहीं लिखोगे तो जो का दो। यहां तक दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यू आर अंधरी, है ना। इसको मानेंगे समीकरण क्या, 3। अब हमको क्या सूत्र लगाना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। हम लोग को लगाना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। अल्फा के लिए निकालोगे पहले, तो अल्फा के लिए कोण कितना, देखो अल्फा हम लोग का कहां है, ये, तो इसके लिए चाप कितना होगा, एमपी, ये वाला चाप बनेगा। तो चाप हम लोग का होगा कितना, एमपी बटे त्रिज्या। तो यहां से त्रिज्या कितना होगा, ओपी होगा ना, यहां से त्रिज्या कितना होगा, ओपी। तो एमपी बटे कितना हो जाएगा, ओपी। बीटा के लिए निकालोगे, बीटा के लिए तो चाप कितना होगा, एमपी ही होगा, तो एमपी। अच्छा, बीटा के लिए त्रिज्या कितना होगा, सीपी, तो ये कितना हो गया, सीपी। गामा के लिए निकालोगे, तो गामा के लिए कितना होगा, चाप एमपी, एमपी बटे गामा के लिए त्रिज्या कितना होगा, आईपी होगा, तो ये कितना हो गया, आईपी। तीनों निकल गया। समीकरण 3 में अल्फा बीटा गामा के जगह में मान रख देंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, या चाहो तो सीधा लिख सकते हो समीकरण 3 से करके, है ना। 2 बीटा का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, एमपी बटे सीपी बराबर अल्फा के जगह हम कितना रखोगे, एमपी बटे ओपी प्लस गामा है ना, देखना आर जैसा दिखता है मेरा, है ना, ये गामा है। गामा के जगह में कितना रखोगे, एमपी बटे आईपी रखोगे। सब में से एमपी कॉमन निकलेगा और इसके साथ कट जाएगा, कटेगा ना, यहां से एमपी कॉमन निकलेगा और इसके साथ कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 बटे सीपी बराबर 1 बटे ओपी, अब प्लस 1 बटे कितना बचेगा, आईपी बचेगा। अब देखो 2 बटे, अब यहां पर सीपी ओपी और आईपी का हम लोग को क्या करना है, मान रखना है। तो देखो सीपी कितना है, सी से पी तक का माइनस आर, तो सी से पी तक का हम लोग का कितना हो जाएगा, माइनस आर बराबर 1 बटे ओपी। ओ से पी तक का हम लोग का कितना होगा, माइनस यू, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 1 बटे माइनस यू प्लस 1 बटे आईपी कितना होगा, आई से पी तक का माइनस वी, तो हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस वी। ये दोनों से माइनस निकल के इसके साथ खत्म, तो हम लोग के पास क्या बचा, 2 बटे आर बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी, बचा इतना।
अब देखो हमको पता है आर बराबर क्या होता है 2f, है ना, हम लोग अभी लाए थे ना। तो 2 बटे आर के जगह में हम लोग कितना लिख देंगे 2f बराबर 1/u प्लस 1/v। 2 से 2 बेचारा कैंसिल, यहीं से आगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा लास्ट में, देखो इसी को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। लास्ट में हम लोग का क्या निकल जाएगा, हम लोग का निकल जाएगा लास्ट में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक, समझे इसको? चलिए इसको नोट करिए, एक बार और समझा दूंगा फिर। अब हेडिंग डालो उत्तल दर्पण के लिए, है ना। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना। सेम रहेगा ना इसके लिए भी। प्रश्न ऐसे देगा, सिद्ध कीजिए किसी भी दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, मतलब वही 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ऐसे करके देगा। या हम लोग को दे देगा सिद्ध कीजिए कि यूवीएफ में संबंध ज्ञात कीजिए किसी भी दर्पण में, है ना। तो तुम लोग के लिए एक फायदा ये होगा, अगर वो बोलता है किसी भी दर्पण के लिए निकालिए, तो तुमको अवतल या उत्तल दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हो, है ना। ये तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। और अगर बोलता है कि उत्तल दर्पण के लिए निकालो तो उत्तल दर्पण के लिए निकालना, और अगर अवतल के लिए बोलता है तो अवतल। अवतल का देख चुके हो पिछला, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, तो एक उत्तल दर्पण बनाएंगे और उसी में देखेंगे हम लोग। बता रहा हूं रुको। अब देखो ये हम लोग का क्या है, एक उत्तल दर्पण, है ना। ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष। ये हम लोग का P है। अच्छा, इसका वक्रता केंद्र कहां बनेगा, अंदर की ओर यहां, क्योंकि गोला ऐसे बनेगा तो यहां पर आएगा C, है ना। मान लो P से U दूरी पर एक वस्तु ऑब्जेक्ट रखा है यहां O। अब U दूरी पर है, बाएं साइड रख रहे हो तो किस में रखोगे, ऋणात्मक में रखोगे। पूरी दुनिया को पता है, हमको तो पता है, किस में रखोगे, माइनस में। अच्छा, जो भी नापी जाती है कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, P से। हो गया। अब मान लो यहां से एक किरण निकलती है, तू है मेरी किरण, यहां टकराती है और इसमें इससे क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। उत्तल दर्पण से टकराकर क्या होती है, परावर्तित। मान ले परावर्तित होकर किधर चली गई, इधर चली गई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे तुम लोग के गांव में किरण है उसको हाँ बोल रहा हूं, फिर जो दूसरा सवाल पूछो उसका नहीं नहीं बोला हूं, है ना। ये हो गया, टकराकर कहां चली गई, वापिस चली गई, है ना। अब टकराकर वापिस गई है, इसको हम लोग आगे लाते हैं, आगे। तो टकराकर चली गई उसको आगे लाते हैं तो यहां पर मिलती है। मान लो प्रतिबिंब हम लोग का आई यहां पर बनता है, पी से कितने दूरी पर, वी दूरी पर। और इधर रखा है तो हम लोग का किस में लोगे, पॉजिटिव लोगे, प्लस में, है ना। अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इनके बीच में एक अभिलंब खींचते हैं ऐसे करके, जो डैश डैश होते हुए बिंदु सी पर क्या होती है, मिलती है। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण हम लोग का क्या आएगा, आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। समझे इतना। अब मान के चलते हैं सीधा सीधा, जैसे मानते थे, इसको मानेंगे क्या, अल्फा, इसको मानेंगे क्या, बीटा, और इसको मानेंगे क्या, गामा। फोकस चलो ना, लो ना, फोकस का जरूरत पड़ेगा तो मानेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं मानेंगे। बिना फोकस के आ जाएगा तो काहे मानोगे, है ना। वक्रता त्रिज्या यही है रे, यहां से यहां तक का, ये फोकस का जरूरत तो वहां भी नहीं पड़ा था। एफ, स्मॉल एफ का, स्मॉल एफ का फोकस दूरी का, कैपिटल एफ का छोड़ो। ये हो गया इतना। अब फिर एमओसी लगाएंगे, एमओसी ओमोसी वाला, ये तो मन रहा है, यहां पर टकरा रहा है उसको क्या मानेंगे, एम। अब समझो ये चित्र हो गया हम लोग कंप्लीट। ये कौन सा दर्पण है, ये तलोमूर्धई उत्तल दर्पण, जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो। एक उत्तल दर्पण है,
जिसका वक्रता केंद्र क्या है C और वक्रता त्रिज्या क्या है R है। मान लो वस्तु के दर्पण के ध्रुव से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु है जिससे एक किरण क्या होती है आपतित होती है और M से टकराकर क्या होती है परावर्तित होती है। यदि उस परावर्तित किरण को वापस लाएं तो वह P से ध्रुव से V दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इतना क्लियर है, प्रतिबिंब बनता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं रेखा खींचते हैं जो इस पर अभिलंब का काम करेगा, इसका इन दोनों के बीच का है ना, अभिलंब का काम करेगा। अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इसको मान के चलते हैं अल्फा बीटा गामा हम अपने तरफ से, क्योंकि उसमें भी अल्फा बीटा, एक किनारे से अल्फा बीटा गामा ऐसे माने थे, इसमें भी एक किनारे से अल्फा बीटा गामा ऐसे मानेंगे। क्लियर हो गया इतना चीज। बस ये चित्र को बनाओ, इसी माना फलाना लिखना है, सेम जैसा पहले हल किए थे सेम प्रोसेस में बन जाएगा। ना तो समरूप लगेगा ना बम रूप लगेगा। ये हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे स्कूल में पूछ देंगे देखो है ना कि ये अभिलंब कैसे बन गया, या इसको भी पूछ सकते हैं जब मैं इसको मिलाया हूं और मैं बोला ये अभिलंब है तो अभिलंब कैसे हो गया करके पूछ देंगे। तो हमेशा बताना उनको कि गोलीय दर्पण में यदि किसी रेखा को तुम किससे मिलाते हो वक्रता केंद्र से मिलाते हो तो वह अभिलंब का कार्य करता है। नोट पॉइंट में लिख लो वहीं पर, हाँ लिख दो। किसी भी गोलीय पृष्ठ में, हाँ हाँ भरोसा तो नहीं है, लिख दो लिख दो। किसी भी गोल नोट पॉइंट में लिख लो ना, चलो किसी भी गोलीय पृष्ठ में किसी भी गोलीय पृष्ठ में केंद्र से रेखा मिलाने पर, कहीं से भी अगर केंद्र में रेखा मिला दोगे, केंद्र से रेखा मिलाने पर वह अभिलंब का कार्य करता है। नहीं पता होगा तो नीट वीट का बुक दिखा देना, उससे उनको विश्वास हो जाएगा। भरोसा नाम का चीज होता, वह अभिलंब का कार्य करता है हमेशा, चाहे तुम कैसा भी अभिलंब करो, चाहे इधर से लाओ। अब जरूरी नहीं है आई आर देखने में अब एक्यूरेट नहीं है कि हम लोग का, अगर मान लो ये ऐसा है, एक एग्जांपल मान के चलो, ये हम लोग ऐसे लाए और ये आया, हम लोग का सी यहां है मान के चलो एक एग्जांपल के लिए, हम लोग सी को मिला के ऐसे कर दिए। अब आई और आर, तो इसमें आई ज्यादा बड़ा दिख रहा है आर छोटा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आई आर कम होगा, आई हमेशा आर के बराबर ही होगा। चित्र को छोड़ो हम लोग का, बस हम लोग ये याद रखो किसी गोलीय पृष्ठ में केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, केंद्र को जो रेखा मिलाती है वह हमेशा अभिलंब का कार्य करती है। ठीक, इसलिए हम लोग का अभिलंब बना, और अभिलंब बना इसलिए आई और आर बना। ठीक, अब पहला जैसा फिर करेंगे, मोसी और मासी धर्म है ना। अच्छा, माना फलाना लिखोगे इसमें, चलो लिखो माना फलाना, बोलते जा रहा हूं। माना एक उत्तल दर्पण, माना एक उत्तल दर्पण, माना एक उत्तल दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C, जिसका वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R है, जिसका वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R है। हो गया, सेम पहले जैसा रहेगा। माना दर्पण के ध्रुव P से, माना दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, एक O है ना, दो O नहीं है, रखी है। जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से V दूरी पर बनता है, ध्रुव से V दूरी पर बनता है, V दूरी पर बनता है। और अल्फा बीटा गामा जो माने हैं उसको लिख देते हैं, माना कोण MOP बराबर अल्फा,
कोण एम आई पी बराबर बीटा और कोण एम सी आई बराबर गामा। 3 मान के चलते हैं ना हम लोग, ये अपने मन से माने हैं। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। हाँ, इतना होने के बाद अब एमओसी लगाएंगे। त्रिभुज एम ओ सी में जो पहले पहले किए थे सेम वैसी, बहिष्कोण प्रमेय कक्षा 9वीं का गणित का। अब देखो एम ओ सी में, एमओसी में, एमओसी में अल्फा और गामा अंदर अंदर है और आई हम लोग का कहां है, बाहर है। अल्फा और गामा क्या है, अंदर अंदर है, और आई कहां है, आई कहां है, वो बाहर है। आर को मत लेना ना, आर को क्यों नहीं लोगे, त्रिभुज तुम लोग का कैसा बन रहा है, देखो ऐसा है त्रिभुज एम ओ सी। तो ओ में हम लोग का अल्फा है और सी में क्या है, गामा है, और सी का इधर आगे बढ़ाओगे तो सी का इधर आगे बढ़ाओगे तो आई बनेगा, आर हमारा नहीं बनेगा, ये हम लोग का क्या बनेगा, आई बनेगा। तो बहिष्कोण प्रमेय में बाहर का जो भुजा बाहर का जो कोण होता है वो अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज एम ओ सी में आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। कहां से, बहिष्कोण प्रमेय से। तो हम लोग को आई का मान चाहिए, तो आई का मान तो सीधा एक ही बार में निकल गया, हम लोग को और कुछ ज्यादा करना नहीं है, सीधा इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 हो गया। समझ गए ना, ये मत कंफ्यूजन करना आई प्लस आर होगा, केवल और केवल आई होगा, क्योंकि एम ओ सी ले रहे हैं, सी को इधर आगे बढ़ाओगे तो यही डैश डैश वाला बढ़ेगा, तो आई ही बनेगा, आर नहीं बनेगा हम लोग का। ठीक, वहां उसका चित्र है स्पष्ट। अब देखो एमओसी ले आए, अब एमआईसी देख लो। त्रिभुज एम आई सी में, अब त्रिभुज एम आई सी में देखो, एम आई सी में, अच्छा एक चीज और देखो, ये आर है तो इसका शीर्षाभिमुख यहां बनेगा आर, क्योंकि हम लोग देखें दो रेखा ऐसे काटती है तो यहां आर है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी आर होगा। तो हम लोग का अगर ये आर है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या बनेगा, आर। त्रिभुज एम आई सी में देखो, है ना, त्रिभुज एम आई सी में क्या क्या होगा, देखो ये गामा है, आर है, एक जैसा दिखता है ना, अंतर समझना, ये आर है और ये गामा है। तो इसमें क्या होगा, बीटा जो है ये आर और गामा के क्या होगा, योग के बराबर होगा। मतलब बीटा जो है ये बराबर होगा आर प्लस किसके, गामा के, है ना। कहां से, ये भी बहिष्कोण प्रमेय से। कैसे हुआ, तो समझो ये चित्र ऐसा है हम लोग का, ये ऐसा है चित्र, ये और ये और ये एम आई सी, है ना, और ये हम लोग का इधर है, यहां है बीटा, यहां है गामा और यहां है आर। तो बहिष्कोण प्रमेय से जो त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दे तो वहां पर बना कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो बीटा हम लोग का जो होगा ये बराबर होगा गामा और आर के योग के बराबर होगा। समझ गए इतना चीज, इतना चीज समझे ना। अच्छा, आर का मान निकालेंगे हम लोग, आर का मान, तो गामा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, गामा। समीकरण क्या मानेंगे, 2। हो गया क्लियर चीज। आई और आर निकला, जो मैं पिछले बार बताया था वही ट्रिक हमेशा काम आएगा तुम लोग का। ट्रिक हम लोग का क्या रहेगा, पहले आई निकालना और आर का मान निकालना, कहां से, बहिष्कोण प्रमेय से। दूसरा ट्रिक रहेगा परावर्तन का नियम निकालने का, परावर्तन में आई बराबर किसके हो जाएगा, आर के। तीसरा निकालना है सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और चौथा सूत्र निकालना है आर बराबर 2f। ये 4 ट्रिक से तुम लोग का 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक, बस। तो आर और आई का मान निकला, अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आई का मान बराबर होता है किसके, आर के, है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आई का मान रख दो अल्फा प्लस आर, अल्फा प्लस गामा है, सॉरी थोड़ा जमा के लिख रहा हूं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, और आर का मान कितना लाओगे, बीटा प्लस बीटा माइनस गामा।
ठीक, गामा को ले आओ इस साइड, तो गामा गामा, और ये हो जाएगा बीटा, और ये आएगा माइनस अल्फा। गामा गामा 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा। इसको मानेंगे समीकरण 3। आई बराबर आर कर लिए। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण वाला सूत्र। अब कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। 3 कोण है अल्फा बीटा गामा जो माने थे, बस यही 3 कोण का निकाल दो। तो कोण अल्फा निकालोगे, अल्फा के लिए देखो चाप कितना होगा एमपी, तो चाप हो जाएगा कितना एमपी, बटे त्रिज्या कितना होगा ओपी। हो गया है ना। चाहो तो यहीं बस मान रख सकते हो, आगे रखोगे तब भी ठीक है। ये चित्र मिटा रहा हूं। अल्फा के बाद हम लोग किसका मानेंगे बीटा। बीटा के लिए देखो चाप कितना बनेगा एमपी, और त्रिज्या आईपी या पीआई जो भी करो, है ना। तो ये होगा एमपी बटे आईपी। हो गया। गामा के लिए निकालोगे तो गामा के लिए कितना होगा एमपी बटे सीपी, एमपी बटे पीसी कर दो, इसको पीआई कर दो। प्रियंका चोपड़ा आ गया। अब देखो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 से 2 का 2 गामा के जगह में रख दो एमपी बटे प्रियंका चोपड़ा, वो नहीं है ना तुम्हारे यहां की। बीटा का मान रख दो, कितना लाया बीटा का मान एमपी बटे पीआई, माइनस अल्फा का मान कितना लाया एमपी बटे ओपी। हो गया इतना। अब देखो सब में से एमपी कामन निकल के कट जाएगा, यहां से एमपी कामन निकलेगा और इसके साथ कट जाएगा, तो बचेगा 2 1 बटे पीसी बराबर 1 बटे पीआई माइनस 1 बटे ओपी। अब कौन कौन क्या क्या है ये देखो। 2 1 बटे पीसी हम लोग का क्या है पीसी, पी से सी तक की दूरी क्या है आर है, तो 2 1 बटे क्या हो जाएगा आर बराबर 1 बटे पीआई क्या है पीआई वी है जो प्लस में है, क्योंकि दाएं साइड प्लस में रखते हैं वी, माइनस 1 बटे ओपी कितना है माइनस यू, तो माइनस यू। 2 आर का मान कितना रखोगे 2f, 1 बटे वी माइनस माइनस प्लस 1 बटे यू। कहां से आया दे देना, क्योंकि आर बराबर होता है कितना 2f के। वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। 2 से 2 खत्म, हम लोग के पास बचेगा f बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। किसी को भी आगे पीछे यू, इसको आगे पीछे कर सकते हो। ये है यूवीएफ में संबंध, या सिद्ध करने वाला रहेगा तो ऐसे सिद्ध कर लेना। ठीक, ये हो गया प्रूफ। सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो चलिए नोट करिए इसका खिलवाड़ी। अब देखो रैखिक आवर्धन क्या होता है, हेडिंग डालो रैखिक आवर्धन। ज्यादा डिटेल मत जाओ रैखिक आवर्धन में, सिंपल समझो, है ना। रैखिक आवर्धन क्या है, किसी दर्पण में, दर्पण में हम लोग का प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे तो क्या बनेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो किसी भी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं रैखिक आवर्धन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसी को रैखिक आवर्धन, है ना। रैखिक आवर्धन, तो चलो परिभाषा लिखो रैखिक आवर्धन का, बोलते जाता हूं, है ना। हेडिंग डालो रैखिक आवर्धन। हो गया, चलो लिखो किसी दर्पण से बनने वाले
किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक, अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहोगे सूत्र के रूप में, तो सूत्र के रूप में लिख सकते हो रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन बराबर होता है हम लोग का प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगर वो उसके हिसाब में लिखोगे, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एम बराबर आई बटे ओ होता है। ठीक, एम बराबर आई बटे ओ, हाँ स्मॉल एम। हो गया, हो गया। इसका कुछ सेंस समझे? नहीं समझे ना? देखो, ये जो है रैखिक आवर्धन, इसको समझो सिंपल तरीके से, संख्यात्मक मान है समझो। ये हमको ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु से कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, उसको बताता है वो, है ना। जैसे मान लो किसी दर्पण से जो रैखिक आवर्धन बनना है, एम का मान वो मान लो 100 है। एम का मान कितना है? 100 है। तो यदि हम लोग यहां पर 100 रखते हैं तो 100 बराबर आई बटे कितना हो जाएगा? ओ। अच्छा, आई का मान चाहिए तो ओ इधर जाएगा, मतलब 100 गुणित क्या हो जाएगा? ओ। अर्थात यदि किसी वस्तु का रैखिक आवर्धन, यदि रैखिक आवर्धन कितना है? 100 है, मतलब जो प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु से कितने गुना ज्यादा बनेगा? 100 गुना ज्यादा बनेगा, है ना। अब वही है हम लोग का रैखिक आवर्धन, मतलब ये संख्यात्मक मान है जो ये बताता है कि प्रतिबिंब हम लोग का कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनेगा, है ना। बस यही है हम लोग का। रैखिक आवर्धन के लिए कुछ कुछ चीजें जान लो। एक चीज और याद रखना नोट पॉइंट में, इसी में, जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब के लिए हमेशा याद रखना जो रैखिक आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और उल्टा जो प्रतिबिंब होता है, उल्टे प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन हम लोग का कैसा होता है? ऋणात्मक होता है ना। अब इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखो, स्थितियां 3 ठो। पहला, हाँ 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 यही तुम्हारे जानकारी के लिए, कंडीशन देखो, यदि m बराबर हो 1 के, मतलब रैखिक आवर्धन किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तो m का मान रखोगे आई बटे ओ बराबर 1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ओ। इस कंडीशन में जो हम लोग का वस्तु की जो लंबाई होगी और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर होगी। अगर बोल दिया तुम लोग को, वाइवा वगैरह में पूछ देते हैं, यदि किसी दर्पण में, लेंस का बात नहीं हो रहा है, दर्पण में यदि किसी दर्पण की रैखिक आवर्धन 1 है, तो बताओ वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब लंबाई छोटा बड़ा कैसा होगा? तो हमेशा याद रखना, जब एम का मान 1 रखोगे तो जो वस्तु की लंबाई होगी प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी? उतनी ही होगी। दूसरा कंडीशन आता है, यदि m बड़ा हो 1 से, m बड़ा हो 1 से, तो मान रखोगे आई बटे ओ, बड़ा हो जाएगा किससे? 1 से, तो आई बड़ा होगा, इसको उधर करोगे तो ओ से, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा?
बड़ी होगी किससे? वस्तु की लंबाई से। मतलब यदि रैखिक आवर्धन 1 से अधिक है तो वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा बड़ी होगी। तीसरा इसी में आएगा, थर्ड पॉइंट, यदि रैखिक आवर्धन 1 से छोटा हो तो I बटे O ऐसे करके 1 हो जाएगा, अर्थात I O। अर्थात इस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा? तो इस कंडीशन में होगा जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये छोटी होगी किससे? हाँ, वस्तु की लंबाई से। ठीक, चलिए इतना नोट करिए। 3 स्थितियां हैं हमारे पास। और इसमें लिखवा दूंगा क्या? रुको, और इसमें लिखवा दूंगा, इसी में, इसी में। हाँ, चल रहा है ना? हाँ, चलने दो ना। और लिख लो इसी में, आ, उत्तल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन जो है ना सदैव धनात्मक तथा 1 से कम होता है। यहीं पर नोट पॉइंट में और लिख लिया रहना, नोट पॉइंट में उत्तल दर्पण का रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से क्या होता है? कम होता है, उत्तल दर्पण के लिए। और अगर अवतल दर्पण के लिए बात करोगे तो अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है ना? 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और 1 से बराबर भी हो सकता है ना? ये तीनों, 1 के बराबर, 1 से बड़ा, या 1 से छोटा, ये अवतल के लिए है। और उत्तल के लिए हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। याद रखना, ये जो स्थितियां हैं ये हम लोग का अवतल के लिए निर्मित हो रहा है, अवतल के लिए, इस कंडीशन में। और उत्तल दर्पण में रैखिक आवर्धन धनात्मक होता है लेकिन हमेशा 1 से कम होता है। ये दोनों लागू नहीं होगा, ये दोनों लागू नहीं होगा, ये लागू होगा, ये वाला 1 से कम है क्योंकि 1 बड़ा है हम लोग का। ठीक, नोट करो इसको। ये हम लोग का समतल दर्पण के लिए आ जाता है, 1 के बराबर। नोट करो इसको।